दोस्तों, दिस इज़ रामपाल एंड आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको दिख ही रहा होगा कि थंबनेल पे कि सेशंस है क्या। क्लियर है ना? तो हाँ, आज हम जानने वाले हैं कि अमेरिका क्यों नहीं दे रहा भारत को वीटो पावर और वीटो पावर है क्या। तो यहाँ से क्वेश्चंस करंट अफेयर से आने के चांसेस रहेंगे। और मैं बता दूँ, पर संडे हम वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 टॉपिक करेंगे, क्योंकि सिविल के अंदर पूरा करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि जो है आप बहुत छोटा छोटा पढ़ो। ठीक है, तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो मीनिंग क्या है, जो है खबर क्या है, पहले हम लोग एक बात देख लेते हैं कि खबर में मीनिंग है क्या। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नॉन कमिटल ऑन सपोर्ट फॉर परमानेंट यूएनएससी सीट फॉर इंडिया, यानी कि द हिंदू की एक रिपोर्ट थी। द हिंदू का आर्टिकल है जो है आपका 6 अगस्त का है। 6 अगस्त को ये आर्टिकल आया द हिंदू के अंदर। ठीक है, जो यूएन है, या मैं यूएस बोलूँ, यूएस यूनाइटेड स्टेट, क्या है कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक, परमानेंट मेंबरशिप देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बारे में हम लोग अभी बात देखेंगे। पहले हम एज इट इज वो आर्टिकल पढ़ लेते हैं जो स्टेटमेंट जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है, अपनी कमिटमेंट दी है। क्योंकि ये स्टेटमेंट किसने दी है, जो है एक प्राइस नाम के वहाँ के प्रवक्ता हैं, और उनसे एक जो है जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में। तो उनका जो है जो रिस्पांस आया है, उन्होंने कहा यूएस सेज इट डज नॉट सपोर्ट एक्सपेंशन ऑफ वीटो। ये वीटो के एक्सपेंशन को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। while the US has in the past backed India's Biden for a permanent seat at the United Nations Security Council UNSC, the Biden administration has continued to remain non-committal on the issue। ठीक है, इनका जो है जो कहना था कि हम लोग चाहते तो हैं कि जो है एक्सपेंशन हो, लेकिन हम लोग परमानेंट जो है मेंबरशिप के लिए भी ठीक है, लेकिन वीटो पावर एक्सटेंड नहीं करना चाहते। ये बाइडेन का कहना है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हम वीटो पावर को एक्सटेंड नहीं करेंगे। अब वो क्यों नहीं करेंगे, हम रीजन जानेंगे। और इंडिया कहाँ तक एलिजिबल है इन चीज़ों के लिए, और इंडिया अपने दावेदारी क्यों रख रहा है, इंडिया अपनी दावेदारी क्यों रखना चाहता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। तो सारी चीज़ नोट्स में है। तो पहले हम लोग ना एक जनरल डिस्कस करेंगे कि 20 मिनट का जनरल डिस्कशन, कि जो है आखिर ऐसा क्यों, ये सब इतना माहौल क्यों चल रहा है। तो पहले उस स्टेटमेंट को पढ़ते जो उन्होंने बोली है। Will we value working with India at the United Nations, including in the context this month of the Security Council? We believe that a reformed Security Council that is representative, that is effective, and that is relevant is in the best interest of the United States and all of the UN member states। तो यहाँ पे जो बातें बोली गई हैं वो यही बातें बोली गई हैं कि इस बार इंडिया क्या कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है यूएनएससी की। और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि अपने वीटो पावर को बढ़ाने की बातें कही हैं। इंडिया परमानेंट मेंबरशिप चाहता है, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन परमानेंट मेंबरशिप के लिए तो जो है रेडी है, बट अगर यहाँ पे देखा जाए तो वीटो पावर को एक्सटेंड नहीं करना चाहता। जबकि अगर इससे पहले गवर्नमेंट में देखा जाए, जो है चाहे बराक ओबामा साहब की रही हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप साहब की रही हो, तो उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने जो है इस बारे में थोड़ा सा अपने बातों को एक्सचेंज किया, और लेकिन बाइडेन फिर से वही राग अलापने लगे हैं। ठीक है, वही राग अलाप रहे हैं। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान देना है। ये सारी बातें जो है मेंशन है, ये द हिंदू का आर्टिकल है। ठीक है, लेकिन इसका जो है जो मेन पर्पज है इस आर्टिकल का, वो क्या है, उसका कंटेंट क्या है, वो सारी बातें हम बताएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे हम बातें करते हैं कि जो है यूएनएससी है क्या, और यूएनएससी में भारत परमानेंट यानी कि स्थायी सदस्यता क्यों चाहता है, स्थायी सदस्यता क्यों चाहता है। और दूसरी बात, भारत के अलावा क्या और कोई भी देश हैं, और ऐसे अलावा और भी ऐसे देश हैं जो स्थायी सदस्यता चाहते हैं या वीटो पावर चाहते हैं। क्लियर है? स्थायी सदस्यता चाह रहे हैं, वीटो पावर चाह रहे हैं, ऐसे कौन कौन से देश हैं, अगर हैं तो कौन से हैं, ये अभी हम बातें करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्लियर कर लो, आखिर हम बातें क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर देखा जाए, यूएस भारत को वीटो पावर क्यों नहीं देना चाहता, भारत को वीटो पावर क्यों नहीं देना चाहता, वीटो पावर क्यों नहीं देना चाहता।
क्यों नहीं देना चाहता। और देखेंगे कि आखिर अभी फिलहाल में किन देशों के पास वीटो पावर है, किन देशों के पास वीटो पावर है, वीटो पावर है। क्लियर है? तो ये पॉइंट को नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। इन्हीं की बेसिस पर हम बात करेंगे। पहले मैंने बोला था कि मेरी क्लास में आप जानते हैं, अभी तक समझ गए होंगे कंटेंट के बारे में भी, ठीक है, कि जो है पूरी क्लास किसके लिए है, सिविल के लिए है। और ऐसा नहीं है कि जो है आप एसएससी वगैरह में इनका यूज नहीं कर सकते, आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैटर क्या है कि जब हमारा पहला वर्ल्ड वॉर, कहानी शुरू करते हैं, बिल्कुल एकदम कहानी में समझाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध लड़ा गया, तो पहला विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से लेकर के 1918 के बीच। मैटर क्या हुआ कि जब ये वॉर हुआ, बैटल हुआ, तो क्या हुआ कि लीग ऑफ नेशन बना, लीग ऑफ नेशन बना। लेकिन लीग ऑफ नेशन जो है अपने काम के प्रति इतना सशक्त नहीं हो पाया, और विद इन 20 ईयर में क्या हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। 1939 से 1944 के बीच में आप देखते हैं, ठीक। तो जो 1945 भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो एक्चुअल में हुआ था वो 1944 तक ही रहा। लेकिन 1945 में फिर क्या बना? यूएनओ बना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उसके 6 ऑर्गन बने, यानी कि 6 अंग बताए गए। बात समझ आ रही है? अब देखो जो 6 अंग बताए गए उनमें से एक है हमारा यूएनएससी। क्या है? यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बात समझ आ रही है? तो हमारा जो भारत रहा, वो हमारा भारत जब यूएनएससी बना तब भी सदस्य रहा, यानी कि संस्थापक देश भी रहा है हमारा भारत, ठीक। तो एक ये बहुत बड़ा रीजन बनता है कि वो अपनी दावेदारी कर सकता है। लेकिन क्या भारत को इससे पहले मौके नहीं मिले? मौके मिले, 1950 में मौका मिला भारत को, 1955 में जो है रशिया ने मौका दिया कि वो परमानेंट मेंबरशिप ले ले। क्लियर है? लेकिन जो है इसी वजह से क्या किया जाता है, जवाहरलाल नेहरू क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि उन्होंने परमानेंट मेंबरशिप क्यों नहीं ली, और परमानेंट मेंबरशिप किसके पास चली गई? चाइना के पास चली गई, चीन के पास चली गई। तो यूएनएससी बनने के और क्या बैकग्राउंड रीजन रहे? तो बैकग्राउंड रीजन अगर देखे जाए, तो जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो क्या हुआ कि सारे देशों ने मिलकर इस बात में सहमति जताई कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया जाए कि जो है जो देश जो पूरी दुनिया के अंदर एक शांति स्थापित कर सके। यानी कि जो जीते हुए देश थे उन्हें बोला गया कि आप लोग एक ऐसा स्टेट बनाओ, एक ऐसा ग्रुप बनाओ, और उसमें उन्हें मेंबरशिप दो, जिससे क्या हो सके, पूरे दुनिया के अंदर शांति स्थापित हो। शांति स्थापित होगी कैसे? जैसे मैं मान लूं कि मान लो साउथ कोरिया है। क्या है? साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया मान लो कि जो है आप तो सुन रहे होंगे कि जो है बहुत अच्छा देश है ना, सारी बातें। अगर मान लो साउथ कोरिया ने कहीं अटैक करने की कोशिश की, तो ये जो 5 परमानेंट मेंबरशिप है ना, जिन्हें P5 बोला जाता है, क्या बोला जाता है? P5, जो परमानेंट मेंबर हैं, ये क्या करेंगे? अपनी आर्मी को भेज करके वहां पर अटैक कर देंगे, जिससे क्या होगी कि जब कहीं दुनिया की 5 ताकत सबसे शक्तिशाली देश किसी कंट्री पर अटैक करेंगे, तो अटैक करने पर रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट यही निकलेगा कि जो है जो कंट्री होगा वो सरेंडर कर देगा, और इस तरह से शांति स्थापित हो जाएगी। लेकिन क्या यही 5 कंट्री जो है आपके भेजती रही आर्मी, पीस आर्मी? नहीं, हमारे भारत ने भी 30 से ज्यादा बार दुनिया के अंदर अपनी सेनाएं भेजी हैं, 30 से ज्यादा बार। क्लियर है ये बात? चलो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि जो है जब भारत को मौका मिला, भारत ने क्यों नहीं लिया? इसके लिए मैं एक अलग लेक्चर लेकर आऊंगा, जो है अलग क्लास में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वहां पे क्या रहा कि जो है भारत परमानेंट मेंबरशिप 1950 और 1955 में नहीं ले पाया। क्लियर है? या लेने की कोशिश नहीं की, या अवेयर नहीं रहा। चलो अब देखो, अब मेन मैटर है जो बात का, इन बातों को नोट डाउन कर लें, ठीक। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि रेज करने जा रहे हैं। चलो देखो, अब हम अगर बात करें स्ट्रक्चर की, कि यूएनएससी की स्ट्रक्चर कैसी है, यूएनएससी की स्ट्रक्चर कैसी है, तो अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर की बातें करें तो हमें देखने को क्या मिलता है? हमारे यूएनएससी के अंदर 5 परमानेंट मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर हैं, और हमारे यहाँ पे यूएनएससी में यूएनओ के अंदर 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, ये स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है? देखना,
ये जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, अस्थायी सदस्य हैं, जो इन्हें 2 साल के लिए सदस्यता मिलती है। क्लियर है? लेकिन ये जो है ये हमेशा ऑलवेज ये मेंबर रहते हैं। भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया, 8वीं बार। एक ये भी रीजन बनता है कि भारत दावेदारी कर सकता है कि हमने जो है 8वीं बार सदस्यता, अस्थायी सदस्यता प्राप्त की है। तो एक ये भी यूएनएससी के अंदर रीजन बनता है कि भारत को क्या मिलनी चाहिए, स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए और परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए और वीटो पावर भी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अब इनके पास है क्या, इनके पास एक ऐसी पावर है, ये जो 5 हैं, ये जो 5 हैं, अगर मान लो यूएनएससी के अंदर कोई रेजोल्यूशन पास करना है, क्या पास करना है, कोई रेजोल्यूशन। अब उस रेजोल्यूशन में सपोज करो कि जो है आप कहते हैं कितने मेंबर हमें चाहिए, तो जो 9 मेंबर्स की सहमति जरूरी है, 9 मेंबर्स की सहमति जरूरी है। जैसे मान लो कि 4 परमानेंट मेंबर ने जो है आपको सहमति जता दी और 5 सपोज कर लीजिए कि जो नॉन परमानेंट मेंबर है उन्होंने सहमति जता दी। ठीक है, लेकिन सपोज करो कि जो है यूएस ने सहमति नहीं जताई। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनमें से कौन कौन है, यूएस है आपका, यूके है, चाइना है, फ्रांस है, बात समझ में आ रही है कौन कौन है, और फिर उसके बाद आता है आपका रसिया, यूएसएसआर 1991 में जो है विकसित हो गया, हम बाद में उसमें बात करेंगे, यूएसएसआर के बारे में भी आएंगे। ठीक है, तो ये 5 परमानेंट मेंबर हैं, इनके पास से एक ऐसी पावर है कि अगर सपोज करो इन 4 ने हाँ कर दी कि हाँ भाई ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, और मान लीजिए 5 नॉन परमानेंट मेंबर ने भी हाँ कर दी कि हाँ भाई रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। क्लियर है, लेकिन यूएस बोला कि भाई ये रेजोल्यूशन पास नहीं होना चाहिए, हम अटैक नहीं करेंगे, आर्मी नहीं भेजेंगे, या कुछ भी वो बोल सकता है। तो यहां पर अब क्या होगा, इसके पास वीटो पावर होने की वजह से वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। यानी कि एक बंदे के पास वीटो पावर होने से क्या होगा कि वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अब तो फिर यूएस को प्रॉब्लम क्या है, यूएस को प्रॉब्लम क्या है ये मैटर समझो कि यूएस को जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम ये है कि हमारा भारत हमेशा से सिद्धांतवादी देश रहा है। भारत कैसा रहा, सिद्धांतवादी देश रहा। अब यूएस को एक अंदर से डर सताया जा रहा है कि अगर भारत को वीटो पावर मिल गई तो क्या करेगा, वो अपने सिद्धांतों को यहां पर लागू करेगा, वो अपने सिद्धांतों को यहां पर ला करके खड़ा करेगा, और जो मनमर्जी यूएनएससी या यूएनओ के अंदर, यूएनओ के अंदर अमेरिका या यूएस की चलती है, वो मनमर्जी खत्म हो जाएगी। यानी कि भारत वहां पे अपने सिद्धांतों को क्या करेगा, अप्लाई करेगा, और उसकी उसे मनमर्जी करने की नहीं मिलेगी। तो सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ के, उनमें जो एक तरह से यूएस की जो है बोल सकते हो मोनोपोली जो चलती है, वो एक तरह से खत्म हो जाएगी। तो यूएस को ये डर है कि अगर भारत को वीटो पावर मिलती है तो क्या करेगा, वो यहाँ पे अपने सिद्धांतवादी विचारों को लाएगा और प्रस्तुत करेगा, जिससे उसकी मनमर्जी खत्म होने के चांसेस रहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि यूएस को डर क्या है, यूएस क्यों नहीं आकर मेंबरशिप देना चाहता, यूएस के पास क्यों इतना डर है। अच्छा, अगर भारत को अगर अपोज करेगा कोई मान लो वीटो पावर में, कौन है, पाकिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, ये क्यों नहीं चाहते भाई, ये इसलिए नहीं चाहते क्योंकि अगर भारत को यूएनएससी के अंदर मेंबरशिप मिल गई, अगर भारत को यूएनएससी के अंदर मेंबरशिप मिल गई तो पाकिस्तान का तो काम खत्म, पाकिस्तान का तो काम खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि भारत अपने अकॉर्डिंग यूएनएससी में अपनी वीटो पावर यूज करेगा। बात समझ में आ रही है? तो यूएनएससी में क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग वीटो पावर यूज करेगा, जिससे चाइना और पाकिस्तान के लिए क्या हो जाएगा, एक खतरा बन के खड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से चाइना और पाकिस्तान चाहेंगे नहीं। तो अब जो है, अब कौन कौन से ऐसे देश हैं जो ये चाहते हैं कि उन्हें वीटो पावर दी जाए, तो हमारे G4 कंट्रीज, ये बहुत चर्चा में बना रहता है, इस बात को ध्यान दें, नोट डाउन कर लें, G4 कंट्रीज। G4 कंट्री कौन कौन सी हैं, ये बात यहाँ पे देखें। जैसे हमारा ब्राजील है, क्या है, ब्राजील है, जर्मनी है, जापान है, उसके बाद है हमारा भारत। ये G4 कंट्रीज हैं जो चाहती हैं कि यूएनएससी के अंदर उन्हें परमानेंट मेंबरशिप दी जाए और उन्हें एक वीटो पावर भी दिया जाए। क्लियर है? ये 4 कंट्रीज हैं जो इस चीज की दावेदारी करते हैं। लेकिन जो ये नहीं चाहते इन्हें ना मिले, वो कौन कौन से देश हैं, तो वो है हमारे यूएफसी। आपको बात समझ आ रही है, कौन है यूएफसी? आपका जो ये क्या है भाई, यूनाइटेड फॉर कॉन्सिस्टेंस,
बात समझ आ रही है? ये कौन कौन से देश हैं जो है, अगर देखा जाए इनमें हमारा शामिल है, आता है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, और उसके बाद आता है इटली, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, और आपका आ जाता है पाकिस्तान, पाकिस्तान। ठीक। अब भैया ये क्यों नहीं चाहते? अगर इन्हें मेंबरशिप मिल रही तो अच्छी बात है ना, ये क्यों नहीं चाहते? देखना मैटर है क्या, मैटर ये है कि पाकिस्तान को तो हमें पता है कि भारत को कभी नहीं चाहेगा, और हम ढेर सारे रीजन जानते हैं, बात समझ में आ रही है, पाकिस्तान को हमें पता है। लेकिन जो साउथ कोरिया क्यों नहीं चाहता कि जापान को मिले? जो साउथ कोरिया और जापान पुराने बहुत दुश्मनी रही इनकी, पुराने दुश्मन रहे, लेकिन हाँ यूएस ने इन लोगों की भी समझौता करा दिया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया, ये एक अच्छा पॉजिटिव फैक्ट निकल करके आया। क्लियर है? लेकिन साउथ कोरिया क्यों नहीं चाहेगा? वो इसलिए नहीं चाहेगा क्योंकि वो अपनी पुरानी दोस्ती निभाएगा, जो दुश्मनी निभाएगा, पुरानी दुश्मनी निभाएगा। वो ये नहीं चाहेगा कि जा करके मेरा पुराना दुश्मन जा करके वहां इतना पावरफुल हो जाए। ठीक। इटली क्यों नहीं चाहता भाई? इटली इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसकी तो दुनिया के अंदर कोई इज्जत ही नहीं है। क्यों नहीं इज्जत? इसलिए नहीं, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो हम लोग जीते हुए देश तो पढ़ लेते हैं कि जो जीते, लेकिन हारे हुए देश कौन कौन से थे? वो था जर्मनी, जापान और इटली। इटली क्या था? इटली पहले जो है लड़ता रहा, किनके साथ? जापान और जर्मनी के साथ। इटली ने जापान और जर्मनी के साथ वॉर शुरू किया, ठीक है, साथ में मिलकर के लड़ना चालू किया। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में ये पलट गया और कहां से लड़ने लग गया? जो जीतने वाले देश थे उनके तरफ होकर लड़ने लग गया। तो इसे पूरी दुनिया के अंदर क्या बोला जाता है? पलटू देश है, तो इसकी भी कोई इज्जत है नहीं। अब अर्जेंटीना क्यों नहीं चाहता भाई कि जो है ब्राजील को वीटो पावर मिले? अरे भाई ये एक बात बताओ, आज तक किसी पड़ोसी ने किसी पड़ोसी का भला चाहे? बताओ, अगर किसी बगल वाले घर में अच्छा हो रहा है, कोई पड़ोसी चाहता है क्या बगल वाले घर में अच्छा हो? सिंपल सी बात है यार, पड़ोसी देश ऐसे जैसे वो लोग नहीं चाहते। आई होप बात क्लियर होगी। तो कौन कौन से देश हैं जो हमारे जो है यूएनएसए के अंदर वीटो पावर चाहते हैं? वो है ब्राजील, जर्मनी, जापान, भारत। G4 कंट्रीज याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद कौन कौन है जो अपोज कर रहा है? तो वो है यूएफसी, यूनाइटेड फॉर कंसिस्टेंस, तो जो है अर्जेंटीना, इटली, साउथ कोरिया और पाकिस्तान इसके मेंबर हैं। ये चारों देश नहीं चाहते कि इन चारों देशों को मेंबरशिप मिले। बात समझ में आ रही है? हाँ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन में जवाब दे देना कि जो है आपका अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में दे देना, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय दिवस ये भी कवर करते चलो, अंतरराष्ट्रीय दिवस। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। तो ये सारी बातें हैं हमारे बैकग्राउंड में। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है, और एक बार पूरे नोट्स को जो मैं लेकर आया हूं उसे हम रीड करते हैं, ठीक है। तो यूएनएससी का मतलब क्या है? जो है एशिया पैसिफिक देशों ने जो है संयुक्त राष्ट्र परिषद का जो एक गठन किया है, उसमें 2 साल के लिए भारत की गैर स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। इसलिए इनका समर्थन करना ही हमारा देश के लिए यह बड़ी कूटनीतिक जीत है। क्लियर है? तो जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में ध्यान दे लें। मेरी जो लेक्चर रहेंगे वो बहुत लैंग्वेज में हैं और नोट्स भी बहुत लैंग्वेज में हैं। जब मैं ये नोट्स सारे के सारे पीपीटी प्रोवाइड कराऊंगा तो ये सारी पीपीटी जो है आपको बहुत लैंग्वेज में मिलेगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वीटो पावर है क्या? तो वीटो लैटिन शब्द का अर्थ है मैं निषेध करता हूं, यानी कि मैं विरोध करता हूं, मैं इस चीज को रोकता हूं, मैं ऐसे पास नहीं होने दूंगा। ये होता है वीटो, यानी स्पेशल पावर। क्या? एक स्पेशल पावर है कि मैं निषेध करता हूं किसी देश के अधिकारी को एक तरफा रूप से किसी कानून को रोक लेने का, यह एक अधिकार है। एक वीटो किन्हीं तरह के परिवर्तनों को रोकने का, ना कि उन्हें अपनाने का संभवतः असीमित अधिकार देता है। कि अगर मान लो वो रेजोल्यूशन राइट भी है, और अगर कोई वीटो पावर वाला कंट्री, कोई परमानेंट मेंबर यूएनएससी का अगर चाहता है कि वो रेजोल्यूशन पास नहीं होना चाहिए तो पास नहीं होगा। यानी कि अगर मान लो 15 में से अगर मान लो 14 भी एक साइड हो जाए और एक ऐसा पर्सन अलग हो जाए जिसके पास वीटो पावर है, तो रेजोल्यूशन यूएनएससी के अंदर पास हो ही नहीं सकता। यह है वीटो पावर की ताकत। क्लियर है? तो ये आर्टिकल था जिसके बेसिस पे हम ये जो है लेक्चर लेकर के। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, यानी यूएनएससी की। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग है। क्लियर है? मैंने अभी बताया था, और मैंने ये भी बताया कब जाके स्टेबल हुआ, ठीक। जिसका उत्तरदायित्व है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। भाई ध्यान दो, एज इट इज नोट्स बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है, एज इट इज बना लेना, ठीक। परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी है। ऐसे किसी निर्णय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव कहा जाता है। इसे विश्व का सिपाही भी कहते हैं। अगर देखो प्री का मसाला, प्री मसाला क्या भाई?
अगर पूछ लेता है विश्व का सिपाही निम्न में से किसे कहते हैं, बोल दो यूएनओ, WHO, यूएनएससी, यूनेस्को। तो किसे बोलते हैं? यूएनएससी को, ठीक है, क्योंकि वैश्विक शांति सुरक्षा का उत्तरदायित्व इसी के पास में है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी, यानी प्रत्येक 2 वर्ष के लिए जो अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इन 5 देशों को कार्यविधि मामलों में तो नहीं पर विधिवत मामलों में प्रतिनिषेध शक्ति है। बाकी के 10 सदस्य क्षेत्रीय धार के अनुसार 2 साल की अवधि के लिए सामान्य सभा द्वारा चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष हर महीने वर्णमाला अनुसार बदलता है। क्लियर? अब जो है हमारे जो यूएनओ के 6 ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं? तो पहला है सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी, दूसरा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तीसरा है महासभा यानी जनरल असेंबली, चौथा है सचिवालय यानी सेक्रेटरिएट, पांचवा है आर्थिक एवं और सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और छठा है न्यायिकता परिषद यानी जुडिशियल काउंसिल। क्लियर? तो ये 6 ऑर्गन है, पता होना चाहिए इनके बारे में। जो है जब मैं आईआर पढ़ाऊंगा, आईआर ध्यान दें, आईआर की भी क्लासेस बहुत जल्द आएंगी, क्योंकि अभी जो है जो क्लासेस चल रही हैं वो एनसीईआरटी चल रही है आपकी परमानेंट, कंटिन्यू एनसीईआरटी आ रही है, सीसेट चल रहा है, और सीसेट के साथ साथ आपका एंशिएंट हिस्ट्री हड़प्पा खत्म होने वाला है। तो अगर नहीं देखा है तो जाकर के देखें और उसे क्लास को कंटिन्यू करें, ठीक है। और नए हो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि पूरा सिलेबस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। फुल सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट है विद ऑप्शनल, ये ध्यान दें, ऑप्शनल की भी क्लासेस आएंगी, विद ऑप्शनल कोई भी सिलेबस छोड़ा नहीं जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की बातें करें कि सुरक्षा परिषद के कार्य कौन कौन से हैं, तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना है। इसकी शक्तियों में शांति अभियानों का योगदान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना तथा सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई करना शामिल है। अगर अगली बातें करें तो अगर हम यहाँ पे देखो जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं उन्हें आप एज इट इज लिखें, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों? अब तो हमारी बात हो गई यूएनएससी की बातें कर ली, उसकी फंक्शन की बातें कर ली, उसकी स्ट्रक्चर की बातें कर ली, स्थायी सदस्यता की बातें कर ली, अस्थायी सदस्यता की बातें कर ली, वीटो पावर क्या है ये भी बातें कर ली, ठीक। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आज जरूरत क्यों है? तो हम सबको अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत है ताकि दुनिया में समस्याओं का शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं का समाधान किया जा सके, ये जरूरत है। अब भाई यहाँ से वो सिविल के अंदर कोई भी वो क्वेश्चन कर सकता है, कुछ भी क्वेश्चन वो बना के दे सकता है और पूछ सकता है कि बताओ आज के परिप्रेक्ष्य में अंतरराष्ट्रीय संगठनों के महत्वता को दर्शाइए, ठीक। वो कुछ भी पूछ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। आपसी बातचीत को बढ़ावा दिया जा सके, अंतरराष्ट्रीय कानून और संस्था बनाई जा सके और पूरी दुनिया का सहयोग हासिल किया जा सके। इस वजह से आज हमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों की जरूरत है। चलो आगे अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और उद्देश्यों पर चर्चा करें। संयुक्त राष्ट्र कितनी दूर है अपने उद्देश्यों को साकार करने में, यह सक्षम है, कितना सक्षम है और कितना दूर है। तो यहाँ पे ध्यान दें जो है जो मुख्य उद्देश्य है ये हमें पता है कि जो है शांति बनाए रखना है, सिंपल सी बात है, युद्ध रोकना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को निभाने की प्रक्रिया जुटाना, सामाजिक और आर्थिक विकास उभारना, जीवन स्तर सुधारना और बीमारी से लड़ना। इस संगठन ने दुनिया भर में कई अहम मौकों पर मानव जीवन की सेवा कर एक आदर्श प्रस्तुत किया है। क्लियर है? तो इस वजह से हमें नीड है, इसका उद्देश्य ये। अब अगर हम बातें करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। क्या आप मानते हैं कि भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए योग्य है? ये क्वेश्चन सीधे आपसे एज इट इज यूपीएससी के अंदर पूछा जा सकता है और पूछा जाता रहा है। सामरिक परिदृश्य से और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है वहां पे स्थायी सदस्यता का होना, ठीक। तो इसका मतलब है कि सुरक्षा परिषद के बहुमत द्वारा स्वीकृत कोई भी प्रस्ताव इन पांचों में से किसी भी एक के असहमत होने पर उस प्रस्ताव का पालन रोका जा सकता है। जो वीटो पावर है, मैंने उसके बारे में बताया था कि अगर कोई भी एक भी सदस्य कहाँ हो जाता है, अगर इसके अपोज में हो जाता है, कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है और उस रेजोल्यूशन के अपोज में अगर एक भी सदस्य चला जाता है, एक भी परमानेंट मेंबर चला जाता है, तो क्या होगा? रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। ये बात ध्यान दें। तो इस वजह से हमें सदस्यता चाहिए। सुरक्षा परिषद के बाकी के 10 सदस्य 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक वर्ष इन 10 में से 5 चुने जाते हैं। यह चुनाव क्षेत्रीय आधार पर होते हैं। तो एक साल में ध्यान दें कितने चुने जाते हैं? प्रत्येक 10 में से 5 ही चुने जाते हैं, ये भी ध्यान दें। क्लियर है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शक्तियों और कार्यों पर चर्चा करें। क्या तुम सोचते हो कि भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का हकदार है?
क्यों हकदार है भाई? देखो, यूएनएससी की स्थायी सदस्यता भारत को वीटो पावर प्रदान करेगी, ये पहली बात। दूसरी बात, यूएनएससी की स्थायी सीट भारत को जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में औपचारिक समर्थन देगी। दूसरी बात ये कि हम भारत आखिर वीटो पावर चाहता क्यों। तीसरी बात, सभी 5 स्थायी सदस्य परमाणु शक्ति संपन्न है, तो हमारा भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न देश है। और मैं एक बार बताता हूँ, इंडिया और किन किन बातों पर दावेदारी करता है कि जो है हमें क्या चाहिए, परमानेंट मेंबरशिप चाहिए। भारत बोलता है कि मैं दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी हूं। क्या बोलता है, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था हूं। लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं, सॉरी वो टर्म गलत हो गया, ठीक है, निकल गया। तो जो है क्या बोलता है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था हूं। और हमारे जो है यहाँ के लड़के क्या हुए हैं, बढ़िया अच्छी खासी कोशिश में लगे हुए हैं, तो उनकी कोशिश की वजह से हम लोग दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बनने वाले हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये और भी बेसिस हैं जिनकी बेसिस पर इंडिया अपनी दावेदारी को साबित करता है। तो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने समझा होगा तो आई होप कि बहुत अच्छे से आर्टिकल समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो है सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस बात को ध्यान दें, एग्जाम में आता है। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें कंटेंट पसंद आ रहा है। और हाँ, एक बात और कि जितना हो सके लड़कों को शेयर करें और भी बच्चों को जोड़ें, जिससे ये मिशन बहुत कामयाब रहे। तो थैंक यू सो मच, और क्लासेस आती रहेंगी पूरी तरह से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।